नमस्ते बच्चों, तो चलिए करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में अब शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम अब आपका खराब नहीं करेंगे। टाइम खराब करने के लिए पिछली वीडियो हमने बना दी थी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, स्टैटिक्स। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बैठ जाइए, नोट्स भी मिलेंगे आपको, पर वो थोड़ा लास्ट में। पहले हम हमारे कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ लेंगे। देखिए बच्चों, ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ना ये हमारी इनिशियल वीडियो है, ठीक है। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा बेसिक बातें हैं वो कर देंगे। जैसे हमारा जो सारा यूनिवर्स है बच्चों, वो मेनली 4 फोर्सेज से चलता है। तो सारा यूनिवर्स किन 4 फोर्सेज से चलता है? पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों, तीसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और कुछ लॉज हैं, ठीक है। जैसे एक है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तीसरा है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और चौथा है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमें कभी तोड़ने नहीं है, और हमें याद रखना है कि ये चारों फोर्सेस हैं जो बहुत छोटे लेवल से, यानी कि एटॉमिक लेवल से लेकर गैलेक्सीज तक काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण हमारा जो सारा जो है वो चीज़ें चल रही हैं। जैसे लाइट नहीं होगी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोर्सेस नहीं होंगी, ठीक है, तो कोई है ना, ये मोशंस नहीं होंगी हमारी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। तो ये सारी बातें। अब बच्चों है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही है, हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही हैं। जैसे आप सभी ने सुना है मास, ठीक है। तो देखिए मास जो है बच्चों वो कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जैसे अगर मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही नहीं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था बच्चों? दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, ठीक है, उनके मास के कारण, जितना ज्यादा बड़ा मास उतनी ज्यादा बड़ी अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास ही नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा। तो मास कॉज था बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का। ऐसे ही जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज हमारा क्या है? कॉज है। किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए। तो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की या कोई मटेरियल की, यानी कि एक है ना इनबिल्ट प्रॉपर्टी है एक मटेरियल के पास, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, जिसके कारण वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील कर सकता है, ठीक है, वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस कर सकता है। जैसे बच्चों अगर चार्ज रेस्ट पर है ना, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये रेस्ट पर है तो ये सिर्फ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ठीक है। अगर ये मोशन पर होगा, मोशन दो तरह से हो सकती है, या तो वो यूनिफॉर्म होगी या वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी। अगर ये चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन पर होगा, मान लो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और इसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। और मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, ये करंट भी बनाएगा, और करंट के अराउंड हमेशा क्या बनेगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा हमारी एक ब्रांच है फिजिक्स की। हमारे पहले 5 यूनिट बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आएंगी, और उसकी नींव है ये वीडियो, ये लेक्चर, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बहुत ज्यादा ध्यान से आप देखिए, समझिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, इसके अराउंड करंट भी बनेगा, करंट के कारण क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मतलब अब इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, करंट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी बच्चों, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ये क्या करेगा? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो चार्ज हमें पता चल चुका है, चार्ज क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये कॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का, इसके कारण हमें फोर्सेस फील होंगी। उसके बाद बच्चों चार्ज के टाइप्स आपको पता ही है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के कारण, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। उससे नीचे हम जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जिसमें क्या है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, मान लीजिए 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका टोटल चार्ज क्या होगा? 0। इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। उल्टा अगर मान लीजिए इसमें है ना प्रोटॉन्स कम हो गए या एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। तो ये हम केमिस्ट्री में बेसिकली देखते ही हैं बच्चों। तो टाइप ऑफ चार्जेस हमें पता चल गई। उसके बाद बच्चों चार्ज के लिए ना हम मेनली सिंबल यूज करेंगे क्यू, या आप छोटा क्यू भी यूज कर सकते हो। और बार बार बात करेंगे सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए सूरज जो है हमारा, ठीक है, वो एक सोर्स की तरह है, यानी कि जब हम देखेंगे तो सिस्टम में जो सबसे बड़ा चार्ज होगा, जो मेन चार्ज होगा, वो हमारा सोर्स चार्ज होगा। और बाकी जो चार्ज होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा छोटी या कमजोर होगी सोर्स चार्ज के कंपेरिजन में। जैसे मान लो हमारे घर में कोई लाइट बल्ब होगा, उसके लाइट और सूरज के लाइट में कितना बड़ा फर्क है? दोनों के पास लाइट है बच्चों, ठीक है, पर वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो सोर्स चार्ज आप मान सकते हैं। और ये क्या होगा? पॉइंट चार्ज। इसीलिए हमने इसे क्या बोला है? पॉइंट चार्ज, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमें समझ आ गया। तो ये सिंबल्स है। और बच्चों चार्ज जो है डेफिनेशन अब नोट्स में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये इसका सिंबल था। एसआई यूनिट्स हम मानते हैं बच्चों, आपको पता है हम हमेशा क्या देखते हैं? एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स चार्ज के क्या होते हैं? कूलम, ठीक है, आपको पता ही है क्या?
कूलम, या आपका ये सिंबल यूज कर सकते हो सी। तो ये थी कुछ बेसिक बातें चार्ज की। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज में। चार्ज की किसकी बात करेंगे? चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो वीडियो में सब सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप, है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, या आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। पर जिन टॉपिक्स को मैं आपको बोल दूं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है बच्चों, उनमें क्या क्या है हमारे पास? तो एक तो है एडिटिविटी, ठीक है। चार्ज स्केलर है बच्चों। चार्ज क्या है? स्केलर। आप सभी जानते हैं कि कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और कुछ क्वांटिटीज जो स्केलर होती हैं उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है? अमाउंट, ठीक है। कितनी है कोई चीज, कितनी है, उसका अमाउंट जो है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में चार्जेस है, मान लीजिए 2Q, ठीक है, -4Q, ठीक है, 3Q प्लस 7Q, ठीक है, -8Q, जैसे प्लस तो ना ही यूज करें। तो ये एक सिस्टम है, इसमें इतने सारे चार्जेस हैं बच्चों। तो इसमें टोटल चार्ज क्या आएगा? हम इन्हें नॉर्मली ऐड कर देंगे, जैसे 2Q -4Q प्लस 3Q प्लस 7Q -8Q, ठीक है। तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? -2Q, ठीक है, प्लस 3Q, और ये -Q, और ऑलमोस्ट 0, ठीक है। सिस्टम पर कितना चार्ज हो गया बच्चों? 0। अब आप देख ही रहे हैं कि 7 और 3 10 तो 12, और ये भी -12, तो आपके पास सिस्टम में टोटल कितना चार्ज हुआ बच्चों? 0। तो ये थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि एक सिस्टम का जो चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा? टोटल चार्ज कैसे आएगा? उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी सिंगल चार्जेस हैं, उन्हें हम सिंपली जोड़ देंगे। तो ये थी एडिटिविटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों? एडिटिविटी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरी चीज, आप स्केलर है चार्ज, ये भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। उसके बाद जो है वो है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने आपको वहां भी बताया था। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नॉर्मली ये है बच्चों कि ये जैसे एक सिस्टम था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये अपना चार्ज कुछ इसे दे दे, यानी कि ये 7Q है, ये 6Q हो जाए, और ये क्या हो जाए बच्चों? चार्ज Q हो जाए। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, पर ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यानी कि सिस्टम का टोटल चार्ज जितना पहले था कोई प्रोसेस से, प्रोसेस के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, तो शायद आपको समझ आ गई। तो कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्व्ड, चार्जेस कंजर्व्ड, चार्जेस कंजर्व्ड, चार्जेस कंजर्व्ड, ठीक है बच्चों। जो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है, आप सबको पता होगा, क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस से बाहर आएंगे नहीं बच्चों, ठीक है, उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो असल में इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। तो जो चार्जिंग है उसका असल में कॉज क्या है? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो प्रोटॉन्स तो ट्रेवल करेंगे नहीं बच्चों न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से वहां गया, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस बॉडी पर क्या जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो असल में मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बॉडी पर जो चार्ज है बच्चों वो कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आएगा। या तो एक बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज लूज करेगी या गेन करेगी, या एक बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज गेन या लूज करेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आधा इलेक्ट्रॉन। जैसे हम ज्यादातर गांव में रहते हैं बच्चों सभी, तो हमारे घर पर ना पशु वगैरह होते हैं, भैंस है मान लो हमारे घर पर, तो हमारे घर पर एक भैंस हो सकती है, हमारे घर पर 2 भैंस हो सकती है, हमारे घर पर 2.5 भैंस नहीं हो सकती बच्चों। तो ये 2.5 आ गया है ना, आधी भैंस कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो शायद आपको समझ, अब कई बच्चे कमेंट करेंगे छोटी वाली भैंस की बेटी छोटी आधी भैंस हो जाएगी, ऐसा नहीं बच्चों, पूरी कंप्लीट। तो जो इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं, मुझे पता है थोड़ी बकवास बातें कर देता हूँ बीच बीच में, पर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब चार्ज जाएगा, तो या तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम ई से डिनोट करें, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर या तो एक ई चार्ज जा सकता है, या 2 ई चार्ज जा सकता है, या 3 ई चार्ज जा सकता है बच्चों। ऐसा नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, बटा वाली चीजें नहीं होंगी। तो टोटल चार्ज होगा ना कोई भी बॉडी पर, क्या इज इक्वल टू क्या आएगा? ई के साथ क्या मल्टीप्लाई करा देंगे? एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन एक इंटीजर है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मान लीजिए एन नेगेटिव हो सकता है, -1 -2 -3 हो सकता है। अगर उसकी बात करेंगे न्यूट्रल बॉडी की तो 0 होगा, और पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो +1 +2, यानी कि एन एक इंटीजर है बच्चों, जिसकी वैल्यू जैसे -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे आ सकती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है चार्ज कैसे हम बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं अब आपको इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ बच्चों? डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे उसके लिए हमने नोट्स बना लिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो क्लास में या इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन भी हमें समझ आ चुकी है। अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है तो वो क्वांटाइजेशन पर बच्चों पूछा जा सकता है। आपको बस क्या देखना है कि ये फॉर्मूला सही बन रहा है क्या,
ठीक है। तो क्वांटाइजेशन है, उसके बाद बच्चों आता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब ये इनवेरियंस क्या है, ज्यादातर क्लासेस में या स्कूल्स में इसकी बात ही नहीं की जाती। तो इनवेरियंस ये है बच्चों, जैसे ना एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कहाँ से देख रहे हैं हम, बड़ी क्लासेस में आप देख लोगे। दूसरा बच्चों होता है, ठीक है, स्पीड। जैसे मान लो मास है, मास का असल में मान लो कोई भी चीज का जो मास है m वैसे लिखा जाएगा m0/√(1 - v²/c²। तो नॉर्मली यही फॉर्मूला होता है मास का, ये हमारा मास है, ठीक है, और ये हमारा रेस्ट मास है। तो अगर मान लो हमारी स्पीड होगी तो स्पीड के हिसाब से बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा मास जो हो जाएगा चेंज, ठीक है, यानी ये हमारी वेलोसिटी है, अगर ये चेंज होगी तो उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज होगी, फिर ये चेंज होगा, ठीक है। तो शायद आपको समझ आ रहा है बच्चों। तो मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करेगा। मास किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, स्पीड पर डिपेंड करेगा, ठीक है, पर चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगा, ठीक है, हर एक स्पीड पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चार्ज इनवेरिएंट है, वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता बच्चों। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये देख लेना बच्चों, चार्ज इनवेरिएंट है, एडिटिव नेचर है, कंजर्व्ड नेचर है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, और इनवेरियंस ऑफ चार्ज है। तो हमारे पास ये चार्ज की क्या है बच्चों, मेनली चार प्रॉपर्टीज हैं। इन पर आपको कुछ ना कुछ जो है वो पूछा जाता है या पूछी जा सकती है। सिंपली आपको पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताओ, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता दो, इनवेरियंस ऑफ चार्ज बता दो। तो ये था बच्चों, ठीक है। तो शायद आपको इतना समझ आ गया। चलते हैं आगे। पास मेनली दो फोर्सेस है ना, एक बार के लिए समझने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के कारण है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बच्चों चार्ज के कारण है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, इसके बाद चलो कूलम्स लॉ में करेंगे, पर आपको अगर पता है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके कंपेरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में। क्यों, वो आप या तो कमेंट कर दीजिए या आपको थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट तो बच्चों अब हम बात करते हैं चार्ज की और मास की। हाँ बच्चों, चार्ज और मास में जो डिफरेंस है वो भी आपको जो है पूछा जा सकता है। जैसे कि मेनली जो डिफरेंस है वो यही है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मास पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पर वो नेगेटिव नहीं हो सकता। चार्ज क्वांटाइज्ड होगा बच्चों, ठीक है। मास जो है वो फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, ये बात हमने कर ली थी। तो जो चार्ज है बच्चों वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज इनवेरिएंट है, पर मास डिपेंड करेगा स्पीड पर बच्चों। उसके बाद जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर मास जो है बच्चों वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कोई बॉडी है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो उसके पास मास भी तो है बच्चों, पर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का उसके पास मास है, ऑब्जेक्ट के पास जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज भी हो, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों चार्ज और मास में डिफरेंस। तो चार्ज और मास के बाद हम बात करेंगे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। मुझे पता आपको आता होगा, पर बच्चों एक डिटेल्ड वीडियो है कि है ना, कुछ भी आ सकता है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें हर चीज को अच्छे से देख लेना चाहिए। तो कंडक्टर ना वो चीजें हैं जो करंट को या हीट को अलाउ करती हैं उसके अंदर से गुजरने के लिए, ठीक है। सारे मैटर्स कंडक्टर्स है, आपको पता है, ठीक है। इंसुलेटर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, या उनके पास इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, अपने अंदर से गुजरने नहीं देंगे। सेमीकंडक्टर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। उसके बाद क्या है, ठीक है बच्चों, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और इनके पास तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस होगी थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। तो इनकी बातें बाद में जब आएगा सेमीकंडक्टर्स पर, तो हमारा नाइन्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तब बात कर लेंगे। इसके बाद बच्चों है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो इन सब पर ना मैं वैसे एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं जाकर, पर ये वन शॉट है ना, तो मतलब हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल्स तो आपको पता ही है सारे मेटल्स, इसमें वुड, प्लास्टिक, रबड़ आ जाएगा। सेमीकंडक्टर्स में जर्मेनियम, सिलिकॉन है बच्चों, ठीक है, कार्बन भी है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसमें आपके पास क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है एक तो, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन है, और तीसरा जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, अब इनमें क्या है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है, और एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड है। तो जब आप इन्हें रब करेंगे तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो इस साइड आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ग्लास की रॉड है, हमने बात की थी शायद एक बार वीडियो में, मान लीजिए ग्लास की रॉड है और एक सिल्क का कपड़ा है। अगर हम इन्हें आपस में रब करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन है। कंडक्शन में क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने देख लिया। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या था बच्चों, जैसे एक वायर है, इसमें करंट है, और ये दूसरी वायर है, इसमें करंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने बस इन्हें कनेक्ट कर दिया, टच करवा दिया, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के कारण जो कंडक्शन होगी या चार्जिंग होगी उसे हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन ही हो गया ना, कंडक्ट कर दिया, ठीक है, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के कारण। अब मान लो जैसे कोई है ना, एक बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं मान लो यहाँ पर कोई हेवीली पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले आऊँ तो सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा बच्चों वो एक तरफ आ जाएगा। शायद आपको समझ आ गई, ठीक है। फिर अर्थिंग से हम एक्स्ट्रा चार्ज रिमूव कर देंगे। तो ये था बच्चों हमारे पास कि चार्जिंग बाय इंडक्शन की, बिना फिजिकल एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट के भी हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन था। इसकी भी बात हम सेल्फ इंडक्शन वाले चैप्टर में 4th यूनिट जो है हमारा उसमें देखेंगे। यानी कि हर एक चीज पर आपको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या एक डिटेल्ड जो
बात है वो मिल जाएगी, अभी तो स्टार्टिंग में है ना बच्चों। तो ये हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग है और ये हमारा जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है। इसके बाद थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, क्योंकि हम चार्ज के ऊपर ही सारी बातें कर रहे हैं ना, तो ज्यादातर बातें जो अभी भी पॉसिबल है करनी वो हम कर देते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे बच्चों मान लो मेरे पास ना ये एक शीट है और मेरे पास ये एक शीट है, तो चार्ज कैसे हो सकता है, ये शीट जो है बच्चों उस पर ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, यानी कि हर एक पॉइंट पर चार्ज जो है वो सेम है बच्चों। अगर आप किसी भी पॉइंट पर कहीं भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम या इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। और एक ये शीट है बच्चों, इस पर क्या है, एक तरफ तो बहुत ही ज्यादा चार्ज है, फिर कहीं चार्ज है ही नहीं और है तो थोड़ा है, ठीक है। तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा चार्ज है, कहीं पर बहुत ही कम चार्ज है, तो यानी कि यहाँ पर चार्ज की जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, कहीं पर तो बहुत ज्यादा हरी हरी घास है, फिर कहीं पर जमीन है खाली, ठीक है, घास है ही नहीं, फिर कहीं पर घास है फिर नहीं है, फिर कहीं पर है फिर नहीं है, फिर कहीं पर है फिर नहीं है, इस तरह से। और एक आपने ग्राउंड देखा, वहां पर उस सारे ग्राउंड में इक्वली आपको हरी घास जो है वो दिख रही है। तो ये है बच्चों हमारी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या आप इसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, या आप इसे चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ये तीन तरह से हो सकती है बच्चों, क्योंकि ना आप समझिए चार्ज को हम दो तरह से देखेंगे। एक तो चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है, कूलम्स लॉ में इनिशियली जब हम करेंगे तो हमारा पॉइंट चार्ज होगा बच्चों। अगर जब चार्ज पॉइंट चार्ज है तब तो इन सारी चीज़ों से है ना हम गुजारा कर लेंगे, पर जब चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा और वो किसी सरफेस पर चला जाएगा तब क्या करेंगे। तो मान लीजिए कोई वायर है या कोई शीट है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई स्फीयर आ सकता है हमारे पास। तो मान लीजिए कोई वायर है, तो वायर तो एक लाइन की तरह है, उस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस केस में हम इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों। और अगर चार्ज एक शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम इसे क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, या मेरे पास मान लीजिए ये एक स्केल है, ठीक है। तो स्केल में ये जो हिस्सा है ना एक लाइन की तरह है, तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास कोई शीट है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस पर अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसके बाद मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है बच्चों, तो ये इसकी ना एक वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी चार्ज है बच्चों, इसके सरफेस पर भी है, या हो सकता है इसके सरफेस पर ना हो, पर इसके अंदर जो है वो इक्वली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यानी इसे अंदर से देखें तो इसके अंदर भी हर एक पॉइंट पर क्या मिलेगा, हमें चार्ज मिलेगा बच्चों। तो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर भी क्या होगा बच्चों, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों उसे हम रो से लिखते हैं। तो ये जो है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम छोटे सरफेस के लिए देखेंगे, बहुत छोटी सी जगह के लिए, तो हम लिखेंगे डी क्यू, ठीक है, डी क्यू बाई डी एल, ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ आएगा बच्चों। अगर छोटे से सरफेस एरिया के लिए देखेंगे तो इसे लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी ए, या डी एस लिख सकते हो, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, फिर डी क्यू अपॉन डी बी, स्मॉल वॉल्यूम के लिए देखेंगे। अब जब आप इसके यूनिट्स लिखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के, तो वो क्या निकलेंगे बच्चों, कूलम पर मीटर। एक ही लेंथ है ना, कूलम पर मीटर। इसके जब देखोगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके जब देखोगे तो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये आपके इनके यूनिट्स थे। तो ये बेसिक बातें थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं बच्चों। हमने चार्ज की बात कर ली, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, सभी को पता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, हमें पहले से पता था। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ये हमें पता था, ये सारी बातें हमें पता थी। चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लिया। उसके बाद हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, है ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारी बातें देख ली। और ये जो चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये भी देख लिया। इसके बाद हम आते हैं बच्चों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पर, जो है कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन दोनों के बाद बच्चों ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमारे पास कैसे है, जैसे कूलम्स लॉ में ये है कि अगर मान लीजिए दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, इनके बीच में ना जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मान लीजिए R है। तो दो चार्जेस आपस में ये या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो कूलम्स लॉ है वो ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या आप सिंपली बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी कि फोर्स जो होगा इनके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों उसकी स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कूलम्स लॉ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर में या बड़े क्वेश्चन में डायरेक्टली कूलम्स लॉ ही पूछा जा सकता है बच्चों। तो एफ जो है, ठीक है, ये आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो हमारे पास आएगा कांस्टेंट, बच्चों में पता था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही अब ये जो K है इसे हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, या आप इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स
कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये इसका नाम है, याद रखिएगा। और इसकी जो वैल्यू है बच्चों, के की वैल्यू एसआई में, आपके पास एसआई में इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर आप सीजीएस में देखेंगे बच्चों तो क्या होगी 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं बच्चों, याद रखिए, कुछ ना कुछ इसमें से आपको पूछ लिया जाता है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, और ये जो इसमें है ना के की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर देखिए के की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 को जानते हैं हम, पाई को जानते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट भाई साहब कौन है, ये बच्चों ऐसे समझिए, जैसे ना एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में एक मीडियम है ना, स्पेस है, तो ये स्पेस ना कुछ किराया लेती है अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गुजरने का, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो ना जितनी एनर्जी इस चार्ज से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एनर्जी तो होगी ना, एक फोर्स बन रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर जो है कुछ ऐसा, तो उसमें क्या होगा, ये जो मीडियम होगा वो अपना कुछ खर्चा लेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी यहाँ से आ रही है, तो ये मीडियम क्या करेगा, ये कहेगा 30 यूनिट एनर्जी मुझे, तो 70 यूनिट एनर्जी उस तरफ जाएगी बस। ठीक है, अपना किराया लेगा बच्चों, टैक्स लेगा अपना कुछ, तो वो टैक्स बताता है हमें एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मीडियम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मीडियम, ये हमें बताएगा कौन, एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ठीक है, आसान भाषा में, बाकी बहुत ज्यादा बात हम कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट पर हमारे पास टाइम कम है बच्चों। चलिए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आपने नॉर्मली देखिए फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर देखिए आपको इनवर्स रिलेशन तो पता ही है बच्चों, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ये था। अब एप्सिलॉन नॉट का नाम भी है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पूरा ही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों। अब इसकी एक वैल्यू भी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻⁻12। ठीक है, तो जैसे देखिए के जो था उसके यूनिट्स ये थे, एप्सिलॉन नॉट के से उल्टा है, तो आपको यूनिट्स जो होंगे वो उल्टे करने होंगे बच्चों, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप याद रखिएगा, ये एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू है और यूनिट्स है। इसके बाद बच्चों आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको इसके डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं, के यूनिट्स तो हमने देख ही लिए, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स भी बच्चों हमने देख लिए। ठीक है, अब डायमेंशंस, तो आप डायमेंशंस कैसे निकालोगे, जैसे मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ नॉर्मली, जैसे F × R² अपॉन Q1 Q2 ये आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, के। अब देखिए एक छोटी सी चीज आपको पता ही है कि करंट जो है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट के यूनिट या डायमेंशंस दोनों ही एम्पियर होंगे बच्चों। चार्ज के जो डायमेंशंस होंगे वो हम निकाल रहे हैं, टाइम के लिए टी लिखेंगे, यानी कि चार्ज के जो डायमेंशंस होंगे उन्हें क्या लिखा जाएगा बच्चों, AT, याद रखिएगा। ठीक है, फोर्स के डायमेंशंस M1 L1 T-2, R² यानी कि L2, Q1 की AT इज इक्वल टू K। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी M1 L3 और T आपके पास आ जाएगा -4 A-2। तो ये आपके क्या बन जाएंगे बच्चों, K के डायमेंशंस। और जब आप एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस लिखोगे तो आपको इन्हें बस पलट देना है बच्चों, M-1 हो जाएगा L-3, T +4 और A भी क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये इसके यूनिट्स और डायमेंशंस थे। तो कूलम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन कर दीजिए, ये जो हमने ऐसे लिखा है ना, ये सारा कुछ जो है बच्चों लिख दीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, कूलम्स लॉ से थोड़ा सा आगे। कुछ भूल तो नहीं गए बच्चों हम, क्या भूल गए बच्चों हम, ठीक है, सारी बातें कर लेंगे, कुछ नहीं भूलेंगे बच्चों हम, घबराइए मत आप। ठीक है, तो चार्ज की ना यूनिट्स भूल रहे हैं हम, इसके बाद थोड़ी हम रुक कर करेंगे, चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो फोर्स है, चार्ज तो स्केलर है बच्चों पर फोर्स तो स्केलर नहीं है। ठीक है, तो फोर्स हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसे सीधा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब मान लीजिए ये था Q1, मेरी राइटिंग बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों ये है Q1, ठीक है, और ये है Q2। आप समझिए कि ये जो है वो 100 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, और ये मान लीजिए कि 30 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव। तो ये अब एक दूसरे को क्या रिपेल करेंगे, नहीं बच्चों, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम एक बार R ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा। अब आप बताइए कौन किसे रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे पर ये उसे उस तरफ धकेल देगा। ठीक है, तो यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो आर के अलॉन्ग है बच्चों, आप मानिए अगर आर की डायरेक्शन ये है, यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो आर के अलॉन्ग है फोर्स की डायरेक्शन। तो यानी कि फोर्स के पास बच्चों एक डायरेक्शन होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये ऊपर वाली थी स्केलर फॉर्म।
नीचे वाली है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप लगा देंगे। तो आप सभी को पता है कि यूनिट वेक्टर लगा दिए तो डायरेक्शन आ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे बच्चों क्या, वेक्टर फॉर्म। किसकी, कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ की नहीं, फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। कूलम्स लॉ की तो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमें समझ आ गया बच्चों। इसके बाद ना यूनिट्स की बात हम कर ही लेते हैं, यूनिट्स की बात जो है हम कर ही लेते हैं। तो चार्ज के जो यूनिट्स हैं बच्चों, वो आप सभी को पता है कि कूलम है। ठीक है, जो Q है हमारा चार्ज, उसके यूनिट्स क्या है, कूलम है बच्चों। ठीक है, ये कौन से यूनिट्स थे, ये हैं हमारे SI। पर अगर हम CGS यूनिट्स लिखेंगे ना बच्चों, तो CGS में क्या होगा, इसके यूनिट्स आएंगे स्टैट कूलम। क्या आएंगे बच्चों, स्टैट कूलम आएंगे। और आप उन्हें नॉर्मली ESU लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसमें CGS में मैग्नेटिक यूनिट भी है, उन्हें हम EMU लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पर आप नॉर्मली जो है वो बस इतना याद रखिए कि एक EMU जो है वो बड़ा है कूलम से। ठीक है, कूलम बड़ा है एक ESU से। ठीक है, मैं आपको इनमें रिलेशन दूं तो एक कूलम में ना बच्चों 3 × 10⁻⁹ ESUs होंगे, और एक EMU में बच्चों 10 कूलम होंगे। और एक EMU में आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक EMU में 10 कूलम और 3 × 10⁻10 ESUs होंगे। तो ये आप नॉर्मली मैथमेटिकली थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे पता है आपको ये पता था। फ्रैंकलिन होते हैं बच्चों CGS यूनिट ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में ज़्यादा। ठीक है, पर ना चेंजेस हुए थे, स्टैट कॉलम को ही बच्चों पहले फ्रैंकलिन बोलते थे, तो अब आप फ्रैंकलिन नहीं बोलेंगे, स्टैट कॉलम ही बोलेंगे। तो होप आपको ये सारा टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आता है। ठीक है बच्चों, अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी बार एग्जाम्स में जो है बच्चों वो पूछा जा चुका है। तो उसे हम कैसे देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्स में कैसे लिखना है, उसके बाद हम करेंगे। कब करेंगे, अभी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए बच्चों, क्योंकि नोट्स में बहुत अच्छे से हम लिख चुके हैं सारी चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी स्पेस है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है बच्चों Q2। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से Q1। ठीक है, ओरिजिन से Q1 जब हम जाएंगे बच्चों, तो मान लीजिए ये हमारा पोजीशन वेक्टर R1 है, और Q2 जाएंगे तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा पोजीशन वेक्टर R2 है। ये हमें पता है, 11th में वेक्टर हमें थोड़े बहुत आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, मैं Q1 से Q2 की तरफ जाऊंगा, ये ऐसे जाऊंगा, ये डिस्टेंस मेरा होगा, तो इसे हम बोलेंगे R12, 1 से 2 गए हैं हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाऊंगा 2 से 1 की तरफ, तो इसे हम बोलेंगे R21 वेक्टर। ठीक है बच्चों, लाइन थोड़ी स्ट्रेट कर दीजिए। तो आपको इतना समझ आ गया, यहाँ से यहाँ गया, जैसे ये हमारा एक चार्ज था Q1, ये हमारा दूसरा चार्ज है Q2। ये मान लीजिए A पर है, ये मान लीजिए B पर है। अब देखिए हमारे पास ना 2 तरह से फोर्स हो सकता है। एक मान लीजिए इस चार्ज पर, ये दोनों ही पॉजिटिव है, मान लो इस चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, यानी कि मान लीजिए एक फोर्स हम मान सकते हैं हमारे पास क्या है, F12 फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 लगा रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 Q2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखिए हम क्या लिखेंगे, F12 को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। ठीक है बच्चों, 1/4πε0। चार्जेस क्या है, Q1 Q2। मेरी राइटिंग बच्चों बहुत बुरी है, Q1 Q2 अपॉन, जब हम ऐसे लिख देंगे तो क्या आएगा, R21। ठीक है, जैसे इस पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, 1 2 1 पर 2 के कारण तो इस तरफ फोर्स होगा बच्चों। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, Q1 Q2 अपॉन, जैसे अब देखिए समझिए, इस पर इसने फोर्स लगाया तो ये डायरेक्शन गई रिपल्शन की। ठीक है, अब इसके अलोंग R वेक्टर उठाना है हमें, इसके अलोंग R वेक्टर कौन सा, देखिए ये तो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, यानी कि F12 में जो नीचे वेक्टर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, R21 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर की स्क्वायर आएगी, तो स्क्वायर में अगर किसी वेक्टर की स्क्वायर होगी तो सीधा स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे R21 कैप। इतना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद सिंपली ऐसा करेंगे, F21 वेक्टर जो है वो क्या है, फोर्स ऑन Q2। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है आपको बोरिंग लगे। ठीक है, मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको ये अच्छी नहीं भी लग रही तो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लगता है हम ना साल के लास्ट में ये देख रहे हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपने ज़रूर इसे देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको एक बार बोर्ड पर समझा रहा हूँ, फिर हम नोट्स में समझा देंगे अच्छे से आपको। ठीक है, तो F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये आपको आ गया समझ। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सेम इसी तरह 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बच्चों, जैसे 2 1 है, 2 1 फोर्स क्या होगा, 2 पर 1 के कारण फोर्स इस तरफ आएगा, तो इसके अलोंग क्या कौन सा वेक्टर है, R12। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों R12 की स्क्वायर इंटू R12 कैप।
ठीक है बच्चों। अब आप नॉर्मली समझिए ट्रायंगल लॉ क्या था कि जो दो साइड्स एक सेम ऑर्डर में होंगी तो थर्ड साइड उसकी क्या होंगी, रिजल्टेंट के थर्ड साइड जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगी वो रिजल्टेंट होगी। तो ये मान लीजिए R1 है और ये R12 है, तो ये है R1 बच्चों और ये क्या है R12 वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर ये क्या आएगा बच्चों, R2 वेक्टर। ठीक है, तो सिमिलर तो आपके पास आया क्या बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इतना आपको समझ आ गया। सिमिलरली अगर आप जैसे यहाँ से मैंने ये रिजल्ट निकाल दिया तो आप ये भी निकाल सकते हैं। जो R21 वेक्टर होगा ना बच्चों वो क्या होगा, वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये ना आपके बुक में भी ऐसे कर रखा है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मेरे पास और भी तरीके हैं आपको समझाने के लिए। आप सिंपली ये देखिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे R21 है मेरे पास, ठीक है बच्चों, मेरे पास क्या है R21 है, ठीक है। R21 और R12 है तो बराबर, बस इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इन्हें हम नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं। ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इन्हें हम नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं। R12 वेक्टर जो है वो इक्वल है माइनस R21 वेक्टर के, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दूं, ये वैल्यू R21 है मेरे पास, या मैं मान लीजिए यहाँ पर R12 में क्या कर दूं, ये वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है बच्चों, देखिए मैं पुट करता हूँ F21 में ये वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, Q1 Q2 बाई R12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे माइनस R21 वेक्टर, ठीक है, 12 की जगह उसके ऊपर स्क्वायर होगी तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर नॉर्मली क्या लिखा जाएगा, R21 वेक्टर की सीधा स्क्वायर, तो सिंपली स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चा ये बच्चों कैप में क्या होगा, नीचे मैग्नीट्यूड ऊपर डायरेक्शन, इसमें आ जाएगा बच्चों। इसे आप क्या लिखोगे, माइनस R, क्योंकि इसमें डायरेक्शन थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इसमें डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन बताने वाला, इसे R21 लिखोगे, कैप माइनस, इसमें माइनस का निशान आएगा। या आप नॉर्मली ऐसे समझिए R कैप 12 इक्वल होगा माइनस R कैप 21 के, ठीक है। तो बच्चों आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये जो माइनस का निशान है ये मैं कर देता हूँ आगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, R21 कैप, तो ये वैल्यू किसकी है, F21 की, यानी कि फोर्स F21 है 12 की, सॉरी बच्चों, वो इक्वल है माइनस F12 के, यानी कि ये जो दोनों फोर्सेस थे ना बच्चों ये इक्वल और ऑपोजिट है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें क्या बताता है, असल में न्यूटन थर्ड लॉ बताता है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस और ये हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद नोट्स की वीडियो देखने के लिए या नोट्स से समझने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।